नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं समाज को हम लगातार क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इस क्रम में ये 8वीं सीरीज़ है जिसमें हम हमेशा की तरह 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस सीरीज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से ग्रामीण विकास समाज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर वाइज करा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस सीरीज़ को देखने से पहले आप उस जो चैप्टर वाइज अपना जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको आप सबसे पहले देखें, उसके बाद में इस सीरीज़ पर आएँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत कहा जाता है किस आयोग की सिफारिशों के पश्चात गांवों में स्थापित की गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो ये बात हो रही है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में पंचायत की जो बात हो रही है स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। स्वतंत्रता के बाद में जो स्थानीय स्वशासन की पद्धति है उसको हम क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता से पहले जो ग्राम पंचायतों का सिफारिश किया गया था, ग्राम पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी, वो किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वो था 1960 में रॉयल आयोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये जो कंडीशन है ये स्वतंत्रता से पहले वाली कंडीशन है। तो स्वतंत्रता से पहले 1960 में रॉयल आयोग की सिफारिशों पर क्या किया गया था? स्थानीय स्वशासन का जो एक रूप है ग्राम पंचायत, उसकी स्थापना की बात इसमें की गई थी। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। इसका जो लक्ष्य था, प्रमुख लक्ष्य क्या था इसका? रॉयल आयोग की जो भी सिफारिश थी इसका लक्ष्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, विकेंद्रीकरण को हम बहुत अच्छी तरीके से जब हम स्थानीय स्वशासन के विषय में पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ताकि जनता ग्राम पंचायतों के साथ अपने आपको स्थानीय प्रशासन से जोड़ सके। मतलब जो भी पावर्स हैं, पावर्स का क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। वही एक तरह से हम कह सकते हैं वही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ग्राम पंचायतों को भी अपने स्थानीय स्तर पर काफ़ी सारी जो पावर्स हैं वो दे दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कुछ न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ भी प्राप्त थीं। ये किस समय की बात हो रही है? स्वतंत्रता से पहले की, जब 1960 में रॉयल आयोग की सिफारिश की गई थी। उस समय पर जो ग्राम पंचायतें थीं उनको कुछ जुडिशियल पावर, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां, वो उनको प्राप्त थीं। और इसके अलावा कुछ भूमि के जो उपकर होते थे या विशेष अनुदान प्राप्त करने का अधिकार भी जो है पंचायतों को दिया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कहा था कि लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और उनकी स्थिति बिना जड़ की घास के जैसे हो गई है। यह किसने कहा था? ये कथन जो है ये पूरा किस समिति का कथन है? तो ये GV राव समिति का कथन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, GV राव समिति ने कहा था कि अगर लोकतंत्रीकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही जो भी होती है उसकी अगर उस पर क्या पड़ जाए, इम्पैक्ट पड़ जाए, उसकी छाया पड़ जाए, तो जो भी हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कैसी हो गई हैं? कमज़ोर हो गई हैं। और उनकी कंडीशन कैसी हो गई है? एक ऐसी घास की जैसी हो गई है जिसकी कोई जड़ नहीं है। तो ये GV राव समिति का कथन है या उसकी कोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संघवाद की, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संघवाद की तीसरी परत के रूप में माना गया है। ठीक है, किसने कहा था कि पंचायती राज संस्थाएं संघवाद की, फेडरलिज्म की क्या है? थर्ड लेयर हैं, तीसरी परत हैं। ये किसने कहा था? ये निर्मल मुखर्जी और बलबीर अरोड़ा जी ने कहा था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत और जिला विकास प्राधिकरण के बीच के संबंधों को मजबूत बनाने के सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? ठीक है, प्रश्न को समझिए। पंचायत और जिला विकास प्राधिकरण, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो उनको मजबूत बनाया जाए, और ये सुझाव जो था वो किस समिति का सुझाव था? तो ये बजाज समिति का सुझाव था जो कि गठित हुई थी 1995 में। यानी बजाज समिति कब गठित हुई थी? 1995 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं?
ठीक है। अगर आप नए हैं तो जैसे कि मैं पहले बता चुका था आपको कि जो भी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर आपके ग्राम समाज विकास में हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल क्लासेस के थ्रू उनको बड़ी डिटेल में विस्तार से उनको हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैप्टर्स जो हमने कराए हैं उनको आप पहले बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मार्केट में ग्राम समाज विकास की बहुत सारी बुक्स हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक विश्वास नाम की कोई चीज़ होती है और हमेशा से मैं आपको ये कहता चला आया हूँ कि आप इस चीज़ का मेरे ऊपर यकीन करके चलिए, विश्वास करके चलिए कि मार्केट से आपको कोई भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स के जो भी MCQs हैं, इसके साथ साथ जितनी भी मार्केट्स में बुक हैं सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं, यहीं पर मैं सारी कलेक्ट करके रखा हूँ और वहीं से जितना भी कंटेंट या जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, या तो बुक में जो भी थ्योरी दे रखी होती है पूरी थ्योरी में से मैं क्वेश्चंस फॉर्म करके यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ। इसके साथ साथ जितने भी MCQs होते हैं, MCQs सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और जनरली मैं यहाँ पर वही चीज़ें आपको बताता हूँ। एक चीज़ और आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जनरली यहाँ पर मैं वही चीज़ें रखता हूँ जो मैंने नहीं कराई, ठीक है। क्लास में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता हूं। इसके साथ साथ क्लास में जो जो क्वेश्चन हमने कर सके हैं, एक आध क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाता है, लेकिन जनरली यही होता है कि जो चीज़ें हम कर चुके हैं उनको मैं दोबारा से रिपीट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं, किसी भी कह सकते हैं कि चैप्टर से कोई ऐसे पॉइंट छूट जाते हैं, उनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके कवर कर रहा हूँ। किसी भी बुक की थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक्स के MCQ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे ये जो आपकी सीरीज़ चल रही हैं, क्लासेस प्लस जो भी सीरीज़ चल रही है क्वेश्चंस की, इनको लगा लेंगे, सफिशियंट है। 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस सेक्शन में, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ से ये इनकम जनरेट होती है ग्राम पंचायत की, तो जो भी संपत्तियाँ होती हैं, जमीन होती हैं, वस्तु होती हैं, ठीक है, पशुओं, इन पर कर की जो प्रणाली होती है वहाँ से ग्राम पंचायत जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा ग्रामों में जो बारात घर होते हैं या पंचायत की जो भी अन्य संपत्तियाँ होती हैं उनसे किराया वसूलने का कार्य भी जो है ग्राम पंचायत करती है। इसके अलावा जो भी दोषी होते हैं, गिल्टी लोग होते हैं, दोषी होते हैं, उससे दंड के स्वरूप जो राशि मिलती है वो भी ग्राम पंचायत की होती है। केंद्र और राज्य सरकारों से ग्राम पंचायत को ग्रांट भी मिलता है अलग अलग काम कराने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के निराकरण के लिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से समय समय पर ग्राम पंचायतों को क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, तो वो भी उसकी आय का एक स्रोत है। और राज्य सरकार के द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है, मतलब जो भी भू राजस्व इकट्ठा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका एक पार्ट जो होता है उसका कुछ हिस्सा किसको मिलता है, ग्राम पंचायतों को मिलता है। इसके अलावा कोई विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य अगर किया जाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, गाँव वाले जो है वो दान के रूप में कुछ धनराशि ग्राम पंचायत को देते हैं। ये भी जो है ग्राम पंचायत की इनकम का एक सोर्स है, ठीक है। लेकिन इसको हम रेगुलर सोर्स नहीं कह सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम रेगुलर सोर्स नहीं कह सकते हैं। ये कभी कभी गांव वालों की जब इच्छा होती है सामूहिक रूप से कुछ दान स्वरूप जो भी धन दे दिया जाता है वो इसमें आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के, ठीक है, 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है, तो जो प्रक्रिया किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए विहित है, जो भी उच्च न्यायालय होते हैं हमारे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के आधार पर जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोसेस है वो कैसा है, सेम है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर, ठीक है, पंचायत की जो कार्यकारी वस्तुएं हैं या पंचायत के जो विषय हैं जिन पर पंचायत कार्य करती है वो कितने हैं, 29 है। ये मैं आपको बता चुका था पहले जब हम ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायतों के निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन पर कानून या विधि कौन बना सकता है, राज्य विधानमंडल बना सकता है। लेकिन जो पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्शन जो होता है पंचायत का, उसका निर्णय कौन लेता है, उसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। दो पॉइंट हैं, याद रखेंगे। कभी कभी ये जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। पंचायत के निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य विधानमंडल को है, लेकिन
चुनाव का निर्णय कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243I। इसमें पंचायतों की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको एनालाइज करने के लिए, समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 243I में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पहला पॉइंट, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? यानी हम ये कह सकते हैं कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देता है। जो भी राज्य वित्त आयोग होता है, फाइनेंशियल कमीशन होता है, वो क्या करता है? जो सिफारिशें राज्यपाल को देता है वो कौन कौन सी, उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी चुंगी कर लगाए जाते हैं या फिर मार्ग कर लगाए जाते हैं या जितने भी शुल्क एकत्रित किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनका राज्य और पंचायतों में बंटवारा एवं सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच में जो उनका हिस्सा है उसका आवंटन जो होता है, इसके संबंध में सिफारिश वित्त आयोग किसको देता है? राज्यपाल को देता है। इसके अलावा राज्य की जो भी संचित निधि होती है उससे पंचायतों को जो भी अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है, इसकी सिफारिश भी वित्त आयोग किससे करता है? राज्यपाल से करता है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और उसके बारे में जो कार्यवाही की जाती है उसका स्पष्टीकरण या फिर स्पष्टीकरण से जुड़ा हुआ जो ज्ञापन होता है वो किसके समक्ष रखता है? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? तो BR मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। खंड और जो जिला पंचायतें होती हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो पंचायतों के जो भी विषय होते हैं, चुनाव से संबंधित या पंचायतों के निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर कानून बनाना, ठीक है, विधि बनाने का काम कौन करता है? विधानमंडल करता है। आपको पता था अभी, तो ये सही है इसका। इसके अलावा ग्राम सभा गाँव लेवल पर, गाँव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो तीसरा है ये वाला, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मतलब 3 लेवल, पंचायती स्तर के 3 लेवल, ग्राम पंचायत और जो मध्य लेवल पर होती है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो 3 स्तर पर पंचायत का गठन करने का प्रावधान बिल्कुल कंपलसरी नहीं है किसी भी राज्य के लिए। लेकिन तीसरा ऑप्शन यही कह रहा है कि प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, राज्य अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। बहुत से राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती जो व्यवस्था है वो भी नहीं है, 2 स्तर, कहीं कहीं पर 2 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, तो ये गलत है। और इसके अलावा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होती है वह मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। यानी जिन राज्यों की जो पॉपुलेशन है 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो वो बीच वाले स्तर पर जो पंचायत का गठन होता है उसको नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है, क्या शक्ति है? तो पहला है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण करने की, हस्तांतरण जो है रोकने की शक्ति होती है, सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा ऑप्शन जो है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के खनन का पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये गलत है। ठीक है, किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में जिसको अनुसूची में रखा गया है, किसी भी खनिज के लिए जो भी खुदाई होती है, खनन होता है, उसका पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस जो है उसको प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की किसी भी प्रकार की एडवाइस या अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उसमें उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जिसको भी ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए वही जो है ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ है। ठीक है, याद रखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। अच्छा, ये अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।
वह भूमि क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, वो काटी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है। कभी कभी जो भी एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उससे जुड़े हुए प्रश्न भी हमें परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निवल बोया क्षेत्र क्या होता है या फिर सकल बोया क्षेत्र क्या होता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मैं मतलब जहाँ तक जा सकता हूँ, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग जा सकता है, वहाँ तक सोच करके मैं इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी, और पसंद आने ना आने से भी कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये बेनिफिशियल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो आपके एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ें आपके लिए लाभकारी हों, आपके लिए हेल्पफुल हों, जिससे आप एग्ज़ाम के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकें। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आप इन सभी सीरीज़ को, जितनी भी सीरीज़ मैं आपको कराऊंगा, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जो क्लासेस हम पहले कर चुके हैं उनको भी अगर आप 1-2 बार 3 बार आपने रिवीजन कर लिया है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आप रेगुलरली देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ किसी भी पेड कोर्स से बेटर, या कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका बेकार है, सब अपने अपने स्तर से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने स्तर से पढ़ा रहा हूँ। ये जो सेक्शन है बड़ा कन्फ्यूजन सेक्शन है। हर जगह पर इसकी जो है आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लेंगे आपको उसमें भिन्नता मिलेगी देखने को लिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते चलें, आपको बिल्कुल लाभ होने वाला है इससे। तो हम प्रश्न कर रहे थे, वह भूमि क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, वह काटी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा एक ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि सकल बोया क्षेत्र क्या होता है। तो सकल बोया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें शुद्ध बोया क्षेत्र और शुद्ध क्षेत्र में जोड़ा गया वह क्षेत्र शामिल होता है जिसमें किसी कृषि अवधि में 1 से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं। सकल और निवल कृषि क्षेत्र जो होता है, या सकल और निवल बोया क्षेत्र जो होता है, उसमें मेनली जो प्रमुख अंतर है वो यही है कि जो सकल बोया क्षेत्र होता है उसमें एक अवधि में जो कृषि अवधि होती है, एक जैसे कह सकते हैं कृषि की फसलों का जो चक्रण होता है, उसमें 1 से ज़्यादा बार जो फसलें उगाई जा रही हैं वो सकल बोया क्षेत्र होता है। और निवल बोया क्षेत्र में यह बाउंडेशन नहीं होती है कि 1 से अधिक बार फसलें उगाई जाएं। इसके अलावा कृषि गहनता से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कृषि गहनता को कैसे निकाला जाता है। तो कृषि गहनता निकालने का फॉर्मूला होता है कि सकल बोया क्षेत्र ऑब्लिक निवल बोया क्षेत्र, सकल बोया क्षेत्र बट्टे निवल बोया क्षेत्र, मतलब सकल बोए क्षेत्र में निवल बोए क्षेत्र का भाग देकर के उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कृषि गहनता जो है वो निकल आती है। 15वां क्वेश्चन है, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार कितना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में औसत कृषि जोत का आकार जो था कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार वो 1.15 हेक्टेयर था। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे कि कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता भारत में कितनी थी, तो 0.10 हेक्टेयर थी। मतलब इसका तात्पर्य आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास जो भूमि है वो कितनी है, 0.10 हेक्टेयर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो वो 9 जलवायु क्षेत्रों के नाम एक बार आप देख लीजिए। पहला है तराई क्षेत्र। इस तराई क्षेत्र में रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर क्षेत्र आते हैं। यूपी स्पेशल की क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जब हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन में आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर ये सभी क्षेत्र जिनके नाम आप देख रहे हैं, तराई क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मैदान हो गया, दक्षिणी पश्चिमी मैदान हो गया, या बुंदेलखंडी क्षेत्र हो गया, या आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, विंध्याचल वाला एरिया हो गया, इन सभी के बारे में हमने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से यूपी स्पेशल की क्लास में पढ़ा है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, अगर आपने यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा है तो यूपी स्पेशल की क्लासेस भी जो है लगातार चल रही हैं, तो वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, इनकी संख्या है 9, और नाम भी इनका एक बार आप देख लीजिए। तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में कौन कौन से लगभग जिले आते हैं, जैसे रामपुर का क्षेत्र हो गया, आपका पीलीभीत का क्षेत्र हो गया, बिजनौर का क्षेत्र हो गया। उत्तर प्रदेश के मैप में जो ऊपर वाली पट्टी आप देखेंगे वो तराई का क्षेत्र होता है। पश्चिमी मैदान में मेरठ मंडल का क्षेत्र आ जाता है। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी जो जलवायु क्षेत्र है, इसमें मुरादाबाद और बरेली के क्षेत्र जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है उसमें आगरा मंडल से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं वो आते हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र में कानपुर और लखनऊ मंडल आते हैं। बुंदेलखंडी जो जलवायु क्षेत्र है उसमें आपका झांसी हो गया या चित्रकूट धाम मंडल हो गया, ये जो है मंडलों के जितने भी क्षेत्र हैं वो आते हैं।
उत्तर पूर्वी मैदानी जलवायु क्षेत्र जो है इसमें गोरखपुर मंडल के आसपास का जो एरिया है वो आता है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका फैजाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया या वाराणसी मंडल, इनसे जुड़े हुए क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। और विंध्याचल कृषि जलवायु क्षेत्र में विंध्याचल मंडल से जुड़े हुए जो भी स्थान हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। किसान भारती कृषि मासिक पत्रिका, किसान भारती कृषि मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये कानपुर से प्रकाशित होती है। इसके अलावा कुछ और पत्रिकाएं हैं जैसे कृषक भारती, ठीक है, कृषक भारती ये एक मासिक पत्रिका है और कहाँ से प्रकाशित होती है? कानपुर से प्रकाशित होती है। इसके अलावा एक और पत्रिका है पशु पोषण अनुसंधान दर्शन, ठीक है, पशु पोषण अनुसंधान दर्शन, ये त्रैमासिक कह सकते हैं इसको, त्रैमासिक 3 महीने के अंतराल पर ये जो है पब्लिश की जाती है, लखनऊ से पब्लिश की जाती है। इसके अलावा कृषि ज्ञान गंगा, ये अवागढ़ एटा उत्तर प्रदेश से इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आगे 18th क्वेश्चन है, खुसरो समिति किससे संबंधित है? तो ये भारत में जो राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की जो कह सकते हैं संस्तुति की थी या फिर भारत में राष्ट्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की जो सिफारिश की थी वो खुसरो समिति ने की थी, ठीक है। 1989 में खुसरो समिति ने सिफारिश की थी सहकारी साख के लिए शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सहकारी साख संस्थाओं के कितने स्तर हैं, कितने लेवल पर ये संस्थाएं काम कर रही हैं, तो 3 स्तर पर ये संस्थाएं काम कर रही हैं। प्राथमिक कृषि संस्थाएं, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सरकारी बैंक, ठीक है, सरकारी नहीं सहकारी, ठीक है, कोऑपरेटिव जिनको कहते हैं। तो ये 3 स्तरों पर काम करती हैं, प्राथमिक कृषि संस्थाएं, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ़को की स्थापना कब की गई थी? आपने तो बहुत सारे लोग गांव के होंगे, जैसे मैं भी गांव से हूं। तो इफ़को आपने देखा हो, खाद का यूरिया का कट्टा आता है, यूरिया जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं आपके जो खेतों में हम यूज़ करते हैं, तो इफ़को का एक कट्टा आता है। तो इफ़को क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी इफ़को की। और इफ़को क्या है? एक खाद्य उर्वरक उत्पादक संस्था है, ठीक है, खाद जो उर्वरक होते हैं उनको उत्पादित करने वाली एक संस्था है। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये इफ़को का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां आपका, कि जो बीज प्रजनक बीजों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ये पर को काट देना यहाँ से। तो ऐसे बीज जो प्रजनक बीजों से तैयार किए जाते हैं, इनमें विशेष मानकों के आधार पर आनुवंशिक गुण और शुद्धता पाई जाती है, वह किस प्रकार के बीज कहलाते हैं? ठीक है, जनरली हम जो बीज होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं जिनको हम खेतों में बोते हैं, उनको जनरली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ऐसे बीज जो प्रजनक बीजों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, प्रजनक बीजों से तैयार किए जाने वाले जो बीज होते हैं उनको आधार बीज कहते हैं, ठीक है। अब प्रजनक बीज क्या होते हैं उनको देख लीजिए। प्रजनक बीज क्या होते हैं? प्रजनक बीज पादप, ठीक है, पादप यानी पौधा, या फिर जिस संस्था के द्वारा पैदा किया जाता है। संस्था के द्वारा बीज कैसे पैदा किए जाते हैं? भाई पादप से तो बीज निकलता है, जो पौधा होगा तो उसमें से फल आएगा, फल में से बीज का जो है उत्पत्ति होगी, फल में से बीज निकलेगा। संस्था के द्वारा जो कृत्रिम रूप से, ठीक है, आजकल जो भी देखोगे आपने कृषि अनुसंधान संस्थान है, बहुत सारे कृषि अनुसंधान संस्थान है, अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड, अलग अलग फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे अनुसंधान संस्थान होते हैं। तो वहाँ पर क्या की जाती है, इनकी जो उच्च गुणवत्ता वाली या फिर उच्च उत्पादन क्षमता वाली जो बीजों की जो किस्में होती हैं, फसलों की जो किस्में होती हैं, उनके बारे में वहाँ पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है। तो संस्था के द्वारा भी जो है रिसर्च करते हुए या फिर वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत सारे बीजों का निर्माण करते हैं। तो प्रजनक बीज जो होते हैं वो या तो कोई पादप या जिस संस्था के द्वारा उनको तैयार किया जाता है उससे उनका सीधा रिलेशन होता है। और इसके अलावा जो प्रजनक बीज होते हैं उनमें सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि वो कैसे बनाए जाते हैं, जो प्रजनक बीज होते हैं वो बिल्कुल शोध के द्वारा, ठीक है, रिसर्च के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। हमने 3 प्रकार के बीजों के बारे में बात की थी। आधार बीज अभी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, प्रजनक बीज हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद में प्रमाणित बीज क्या होता है? ऐसा बीज जो व्यावसायिक रूप से खेती के काम में आने वालों की जो अंतिम अवस्था पर होता है, यानी ठीक है, जो जिन फसलों की खेती व्यावसायिक रूप पर की जाती है, व्यावसायिक मतलब रिवेन्यू के लिए कह सकते हैं, डायरेक्ट उनको हमने फसल को उगाया खेत में और उनको बेच दिया, डायरेक्ट रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो व्यवसायिक,
ठीक है, एक तरह से बिजनेस के तौर पर जिन फसलों की खेती की जाती है, तो जो बीज व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम में आते हैं, तो उन बीजों की जो अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, या उच्च गुणवत्ता युक्त जो उनका स्तर होता है, उनको हम कहते हैं प्रमाणित बीज। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और किसानों को उनकी आपूर्ति के उद्देश्य से 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी और 1969 में राज्य फार्म निगमों की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए बीज बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो 1999-2000 में बीज बैंक जो है वो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना ये 1999-2000 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था कि बीज उत्पादक जो किसान होते हैं उनमें क्या करना, विश्वास पैदा करना, इसके अलावा उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, वित्तीय सहायता उनको प्रदान करना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी? इसके अंतर्गत आती थी गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास। इनके तीनों प्रकार के जो बीज होते थे, जो भी फसलों के नाम अभी हम ले रहे थे, इनके जितने भी जो 3 प्रकार हैं ना बीजों के, तो तीनों प्रकार के बीज जो है वो इसमें शामिल किए गए थे, चाहे वो प्रजनक बीज हो, चाहे वो आधार बीज हो, चाहे वह प्रमाणित बीज हो। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक होता है, अमोनियम सल्फेट एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है जो कि खेतों में यूज़ किया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट उर्वरक में अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक में अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? तो इस उर्वरक में 25% अमोनिया होती है। इसके अलावा कुछ अन्य उर्वरक भी हैं, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये भी एक रासायनिक उर्वरक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जनरली धान या आलू की जो फसलें होती हैं उसमें जो प्रोडक्शन लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का यूज़ किया जाता है। और ये जो उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भारत के झारखंड राज्य में एक स्थान है सिंदरी, वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं यूरिया। यूरिया भी एक प्रमुख उर्वरक है, आप सभी यूरिया से परिचित होंगे। तो यूरिया जो है वो प्राप्त कैसे किया जाता है, यूरिया को निर्माण कैसे किया जाता है? तो 125 से 150 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का जो मिक्सचर होता है उसको गर्म करके और कितने मतलब मिश्रण को गर्म किया जाता है, और उस समय पर जो वायुमंडलीय दाब की जो कंडीशन होती है वो 8.5 होती है। 8.5 वायुमंडलीय दाब पर 125 से 150 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने के बाद जो है यूरिया प्राप्त किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? वो लगभग 46% होता है। और इस उर्वरक का उपयोग बीज को मिट्टी में मिलाने के दौरान किया जाता है। ठीक है, बीज को मिट्टी में मिलाने के दौरान किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है यूरिया का वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है, वो होता है NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2। इसके अलावा एक और उर्वरक है कैल्शियम साइनामाइड, CaCN का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? CaCN का होल ट्वाइस, कैल्शियम साइनामाइड। ये भी एक उर्वरक है और इसका एक और नाम है, इसको नाइट्रोलियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी नाइट्रोजनी उर्वरक है। फसलों के विकास के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। फसलों के विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी में बीज डालने से पहले किया जाता है। यानी जब खेत आपका खाली पड़ा हुआ है, उसमें आपने जुताई की, पानी दिया, ठीक है, जुताई करने के बाद में जब खेत आपका बिल्कुल बोने के लिए तैयार हो गया है, उस समय पर कैल्शियम साइनामाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी मिट्टी में जब हम फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, उससे पहले इसका यूज किया जाता है। जैसे यूरिया होता है आपका, जनरली यूरिया हम देते हैं फसल को विकासात्मक अवस्था में लाने के लिए। यूरिया का यूज हम कब करते हैं? जब हमारी फसल छोटी होती है तो उसमें पानी के साथ में यूरिया भी दे देते हैं, जिससे क्या होती है, फसलों की या जो भी पादप होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कैल्शियम साइनामाइड है, इसका यूज ग्रोथ के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बीज बोने से पहले मिट्टी में इसको डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कृषि उपकरण के द्वारा बीज एवं खाद खेत में एक साथ डाला जाता है? किस कृषि उपकरण के द्वारा बीज और खाद दोनों एक साथ खेत में डाले जा सकते हैं? तो कंबाइंड ड्रिल उस उपकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को जो प्रोफेसर और कह सकते हैं बड़े ही महानतम व्यक्ति इनको माना जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, MS स्वामीनाथन, इसकी अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक निश्चित क्षेत्र में और एक निश्चित अवधि में फसलों को इस क्रम से उगाया जाना कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है
वह कम से कम हास हो, उसका कम से कम उसका क्षय हो, उसे क्या कहा जाता है? मतलब फसलों को इस तरह से खेत में उगाना, ठीक है, और इस क्रम से फसलों को खेत में उगाना कि किस फसल के बाद में कौन सी फसल आएगी, किस फसल के बाद में कौन सी फसल आएगी। तो एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है फसलों को उगाने का। तो क्रमवार जो फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, वो किस लिए उगाई जाती हैं? जिससे कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसका नाश कम से कम हो। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको हम फसल चक्र कहते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो जनरली 3 भाग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें फसल चक्रों से जुड़े हुए प्रश्न भी कई परीक्षाओं में हमने देखे हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि जनरली आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं के साथ में किस फसल को बोया जाता है? तो धान और गेहूं के साथ में जौ को बोया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्वार के साथ में कौन सी फसल बोई जाती है? ठीक है, या ज्वार और अरहर के साथ में और कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं? तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्वार, अरहर और गेहूं का जो फसल चक्र होता है, मतलब 3 फसलें हो गई, अब 3 फसलों को कितने समय में तैयार कर लिया जाएगा? तो इन 3 फसलों का जो एक साइकिल चलेगा, इन 3 फसलों का जो भी फसल चक्र चलेगा, तो 2 वर्ष का इनका फसल चक्र होगा। तो ये फसल चक्र से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ज्वार, अरहर और गेहूं का जो फसल चक्र होता है वो 2 वर्ष का होता है। धान या मक्का प्लस गेहूं का जो होता है वो 1 साल का होता है। धान, गेहूं और सरसों, इन तीनों फसलों को 1 वर्ष में उगाया जा सकता है। धान और जौ को, इसका भी जो है फसल चक्र 1 वर्ष का होता है। 1 साल में इन दोनों फसलों को उगाया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है, ज्वार और गेहूं, ठीक है, ज्वार और गेहूं, इनका फसल चक्र 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के अंतर्गत इनको उगाया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष के अंतर्गत इनको उगाया जा सकता है। ज्वार और गेहूं का हो गया। मक्का, आलू और गन्ना, इनका जो फसल चक्र होता है ये 2 वर्ष का होता है। और वहीं बात करें धान, गेहूं और जौ की, तो इनका फसल चक्र 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्वार और चना, ठीक है, ज्वार और चना का जो फसल चक्र है वो 1 वर्ष का होता है। ज्वार और अरहर का जो फसल चक्र है वो 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, जो भी तिलहन फसल होती है, अलसी की खेती जो है वो बहुत की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इनका जो फसल चक्र होता है वो 3 वर्ष का होता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है, AEZ। तो AEZ, और कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक AEZ होता है, एक ACZ होता है, एग्रो क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, और एक होता है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 20 हैं। इसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में, ठीक है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। और धान अनुसंधान संस्थान मतलब चावल अनुसंधान संस्थान, भाई चावल क्या होता है? धान से ही तो बनता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आपसे पूछ लिया जाएगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कटक में ही है। तो चावल, धान, कटक, ठीक है, एक ही चीज़ है, वो थोड़ी कन्फ्यूजन उसमें हो जाती है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मोदीपुरम है, ठीक है, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मोदीपुरम में है। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति आपकी 1987 में लागू हुई थी, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन है जो अपना, गांवों में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में जो छोटे छोटे बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, उनको श्रमिक की तरह बड़ी बुरी तरीके से काम करवाया जाता है। तो जब वो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो उन पर इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम ये होता है, उनका जो शरीर है वो ढांचागत, उनका जो सिस्टम है वो विकृत हो जाता है। मतलब जो है पूरा जो शरीर का ढांचा है वो विकृत, मतलब है उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े जो है हड्डियां उसमें देखने को मिलती हैं। तो शरीर में जो है ढांचाकृत विकृति आ जाती है। ICAR द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? अब ICAR क्या होता है, इसके बारे में हम क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICAR जो है मतलब इसका हिंदी में अगर बोले तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको कहा जाता है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम विस्तार में क्लासेस में देख चुके हैं। तो ICAR के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये 3 पुरस्कार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप याद रखेंगे। जगजीवन राम एवं NG रंगा पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसानों को विविधीकृत खेती करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब
किसान अपनी जो फसल होती है उनमें वैरायटी लाते हैं, विभिन्न प्रकार की खेतियाँ करते हैं, एक तरह से ना मतलब लीक से हट करके जो खेतियाँ करते हैं और फिर उसमें अच्छा करते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उस कंडीशन में एनजी रंगा पुरस्कार और जगजीवन राम पुरस्कार किसानों को दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये कृषि अनुसंधान और विकास में जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है जो भी स्नातकोत्तर मतलब पीजी जो संस्थान होते हैं कृषि से रिलेटेड, ठीक है, स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान जो होते हैं उनके लिए जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले दोनों पुरस्कार हैं, एनजी रंगा पुरस्कार और चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, ये व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये संस्था को दिए जाने वाला पुरस्कार है। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सी मासिक बुलेटिन प्रकाशित की जाती है? हमारा जो उत्तर प्रदेश का राज्य कृषि विभाग है उसके द्वारा हर मासिक पर जो बुलेटिन प्रकाशित की जाती है, पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो कौन सी? कृषि चिंतन। याद रखेंगे। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये सर लखनऊ में है। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम 2010-11 में इसको स्टार्ट किया गया था। 36वां प्रश्न है, सुमेलित करने से संबंधित है, और अब मैं यहाँ पे इसको लिखता फिर आपको ऑप्शन देता, तो मैंने सीधे सीधे उसको सामने लिख दिया है कि कुछ चारों ही महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और जो इंस्टीट्यूट हैं या जो संस्थान है यही संस्थान है जो बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो इनको मैंने सीधे सीधे यहीं पे लिख दिया है, तो सीधे सीधे आपको याद कर लीजिए, ठीक है। और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड या बहुत उनका भोकाल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिखाएं ये हल्ला मचाते रहो और एक क्वेश्चन लेके आओ और उस पर कम से कम 15 मिनट तक वही चीज़ें फालतू चीज़ें बताते रहो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें जहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होती है तो वहीं पर एक्सप्लेनेशन दी जाए, वहीं पर व्याख्या दी जाए, तभी वो उचित लगती है। फालतू की चीज़ें यहाँ पर मैं देता रहूँ आपको तो वो भी ठीक नहीं है, और आपका समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान जो केंद्र है या संस्थान है वो कानपुर में है आपका। इसके अलावा केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जी अनुसंधान वाला याद रखेंगे आप। और फोर्थ क्वेश्चन भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है? बाराबंकी में। क्लास में भी हमने ये पढ़ा था जब हम फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारी फसलों के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी, तो वहाँ पे भी हमने इस बाराबंकी के बारे में पढ़ा था। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। 39वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनसंख्या घनत्व के आधार पर कोई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है? मतलब 2011 की जनगणना में जो ग्रामीण क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कुछ तत्वों के बारे में बताया गया था कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा। इसके जो मानक थे वो क्या थे? मानकों को जो निर्धारित किया गया था वो उसकी जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व होता है, उसके आधार पर, और इसके साथ साथ वो उनके काम के आधार पर और उनकी पॉपुलेशन के आधार पर किसी ग्रामीण क्षेत्र के निर्धारण की परिभाषा उसमें दी गई थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसा स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है सॉरी जिसका जो जनसंख्या घनत्व होता है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबी जगह में जो लोग निवास करते हों वो 400 से कम करते हों, ठीक है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब ये हो गया 1 किलोमीटर लंबी 1 किलोमीटर चौड़ी जगह को अगर घेरा जाए तो उस पूरे स्थान पर जो लोगों की संख्या है वो 400 से कम होनी चाहिए, तो वो हो गया 400 जनसंख्या घनत्व। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जिसका जनसंख्या घनत्व हो, और कामकाजी जो पुरुष हों, काम करने वाले जो पुरुष हों उस क्षेत्र में, उनका लगभग 25% जो संख्या है वो किस में लगी हो? खेतीबाड़ी में लगी हो, और जिसकी आबादी जो हो वो 5000 से कम हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस योजना के स्थान पर शुरू की गई? तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से देखने हैं। एक तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है, फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। और दूसरा पॉइंट यहाँ से ये है
कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो किस योजना को रिप्लेस करके स्टार्ट की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पहला नाम क्या था या पूर्व नाम उसका क्या था, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसका पूर्व नाम था। तो ये हो गया सर आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे लगने से या न लगने से कोई भी मतलब नहीं है। और जैसा कि मैं कहता हूँ मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपके अच्छे लगने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये विश्वास करना होगा कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमको ये पढ़ने हैं और निश्चित रूप से हमारे एग्ज़ाम में ये बिल्कुल एक अच्छा रोल यहाँ पर निभाएंगे और आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्लासेस आपने देखी हैं या जिस क्लास को आप देख रहे हैं, इसके बाद में जो अपना फीडबैक है, अपना रिस्पॉन्स है, क्लास कैसी लगी, कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, ठीक है, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह की कोई कमी अगर आपको लगी हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ी बहुत मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर लगातार बोलते रहने से कभी कभी होता है कि मुंह से थोड़ा सा ऐसा हम कह सकते हैं कि जुबान लड़खड़ा जाए, तो उससे क्या होता है कभी कभी वर्ड जो है कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ निकल जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इंसान है हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं भी मुझको मतलब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ट्रीट मत कीजिए, इसको एक संस्थान मत मानिए, ये संस्थान नहीं है। ठीक है, मैं कोई संस्थान नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ। आप मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है वो मान सकते हैं और उसी की तरह से आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। सर्वर भी न कहें तो भी चलेगा, आप भाई कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगातार आपके लिए इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ कि आप जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हमेशा की तरह अपना फीडबैक इस क्लास के बाद में आपको ज़रूर देना है कि आज का क्लास कैसा लगा, कौन कौन से इसमें सुधार किए जा सकते हैं। आपका जो भी कह सकता हूँ सुझाव होगा, सजेशन होगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।